हेलो एवरीवन, आई एम वेलकमिंग यू ऑल इन फाइनेंस फाउंडेशन। आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की स्टडी करेंगे। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड जो एक ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का जो पर्पस है, जो यूटिलिटी है, वो है कि इस तरह से हम लोग डिफरेंट स्टेशंस की डिमांड और सप्लाई का एलोकेशन करें कि हम हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमम कर सकें। उसमें एक जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो है हमारी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। अब हम लोग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 4 डिमांड देके रखी है, 3 सप्लाई देके रखा है। अब देखिए ये वाली जो मेथड है इसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड क्यों बोलते हैं। तो देखिए हमारे पास डायरेक्शन होती है, तो एक डायरेक्शन है हमारे पास नॉर्थ, दूसरा डायरेक्शन है साउथ, यहाँ पे डायरेक्शन होता है ईस्ट, और यहाँ पे जो डायरेक्शन होता है वो होता है वेस्ट। जब भी ये मेथड में हम लोग किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं एग्जॉस्ट करने के लिए डिमांड और सप्लाई को, तो वी विल बी स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट ओनली। क्योंकि ये वाला जो डायरेक्शन है, देखिए ये वाला जो डायरेक्शन है ये होता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये वाला जो डायरेक्शन है ये है हमारा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, इसलिए ये जो मेथड है इसे हम लोग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड बोलते हैं। कि हम लोग ये वाले एलिमेंट से जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में जो लेफ्ट मोस्ट जो एलिमेंट होता है अपर डायमेंशन में उसको सिलेक्ट करते हैं, फिर एग्जॉस्शन के बाद हम लोग आगे मूव करते जाते हैं। ओके, तो हम लोग जो मेथड को सॉल्व करने के लिए जो एलिमेंट का या जो कॉस्ट का यूज करेंगे वो नॉर्थ वेस्ट साइड होगी, इसलिए इस मेथड को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो देखिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो स्टेप होगा हमारे पास जब हम लोग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहला होता है सारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जब भी हम लोग किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला जो स्टेप रहेगा वो यही रहेगा, बैलेंसिंग द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम को बैलेंस करने के लिए जाएंगे। तो हम लोग जो हेड आएगा यहाँ पे वो आएगा बैलेंसिंग द प्रॉब्लम। अब हम लोग प्रॉब्लम को बैलेंस करने के लिए जाएंगे। सबसे पहले हम लोग डिमांड का टोटल करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है डिमांड। डिमांड का टोटल किया तो डिमांड है हमारे पास 7 प्लस 8 प्लस 5 प्लस यहाँ पे किया 17। तो 8 प्लस 7 15 प्लस 5 20, तो जो टोटल होगा 20 प्लस 17 का वो हो गया है 37। यहाँ पे डेटा आ जाएगा यूनिट्स में। एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो सप्लाई और डिमांड के साथ जो डेटा गिवन है ये डेटा होगा आपके पास यूनिट्स में, और यहाँ पे जो मैट्रिक्स में जो कॉस्ट देके रखते हैं ये जो कॉस्ट होती है ये होती है पर यूनिट कॉस्ट। तो ये जो कॉस्ट होगी इसे हम लोग बोलते हैं पर यूनिट कॉस्ट, और यहाँ पे जो देके रखा है डिमांड और सप्लाई ये हमेशा होता है क्वांटिटी में। तो आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने डिमांड का टोटल किया तो डिमांड का टोटल आ गया है 37। अब देखिए सप्लाई का टोटल हम लोग चेक करेंगे। तो सप्लाई है हमारे पास 9 प्लस 12 प्लस 16, तो 21 प्लस 16 अगेन हो गया है 37 यूनिट्स का। अगर इक्वेशन में हमारे पास या किसी भी प्रॉब्लम में अगर हमारा डिमांड और सप्लाई बराबर होता है, इसका मतलब है कि जो हमें क्वेश्चन गिवन है, जो प्रॉब्लम है वो है बैलेंस्ड। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। तो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड है। तो अब हमारा जो स्टेप 1 है वो हो गया है खत्म। अब स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जाएंगे। तो स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन के लिए हम लोग अभी ये सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन जो हम लोग कर सकते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से। इसके अंदर हमारे पास डेटा जो क्वेश्चन में गिवन था वो था हमारे पास S1 स्टेशन है, S2 स्टेशन है एंड देन S3 स्टेशन है। यहाँ पे जो डेटा आएगा वो आएगा D1, D2, D3, और यहाँ पे हो गया है D4। यहाँ पे है हमारे पास सप्लाई। सप्लाई है यहाँ पे 9, 12 और 16। यहाँ पे जो डिमांड का डेटा है वो लिखा। तो डिमांड है हमारे पास 7 प्लस 8, यहाँ पे है 5, यहाँ पे 17, वैल्यू है यहाँ पे 17, 28, 40, 8, 50, 28, 30, 45 एंड देन लास्ट में है 36,
40 एंड 10। देखिए, तो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन था। अब क्योंकि हमारी जो मेथड है वो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, तो हम जब भी सॉल्यूशन शुरू करेंगे तो ये वाले पॉइंट से शुरुआत करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो सप्लाई है वो है 9 का, यहाँ पे जो डिमांड है वो है हमारे पास 7 का। तो देखिए, हम लोग एग्जॉस्ट किसको कर पाएंगे, जो भी लोअर क्वांटिटी होगी वो। तो यहाँ पे डिमांड है हमारे पास 7, सप्लाई है 9, तो 7 को हमने जब एग्जॉस्ट किया तो ये हो गया यहाँ पे 0। 9 में से जब हमने 7 को यूटिलाइज किया तो जो क्वांटिटी हमारे पास रिमेनिंग आ रही है सप्लाई की S1 में, वो हो रहा है यहाँ पे 2। क्योंकि हम कॉलम 1 दैट मीन्स D1 को क्या कर चुके हैं, पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसे पूरा कर देंगे कैंसल। और क्योंकि हमने 17 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट पे 7 यूनिट का अलॉटमेंट किया था, तो यहाँ पे 7 हमने एंट्री कर दी। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखिए, इसके बाद जो हम लोग सेकेंड वाला इटरेशन करेंगे उसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, तो जो डेटा हमारे पास बचा है उसकी एंट्री करेंगे। देखिए, यहाँ पे आएगा हमारे पास D2, देन हो गया है यहाँ पे D3, फिर है हमारे पास D4, यहाँ पे आ जाएगी एंट्री हमारी सप्लाई की, यहाँ पे जो एंट्री होगी वो होगी डिमांड की। स्टेशन जो हमारे पास बचे हैं वो है S1, S2 एंड देन S3। जो क्वांटिटी है हमारे पास 28, 40, 8, 28, 30, 45, 6, 40 एंड 10। देखिए, अब सप्लाई में यहाँ पे 2 यूनिट्स, देन 12 यूनिट्स, यहाँ पे है 16 यूनिट्स, वैल्यू आएगी यहाँ पे 8, देन यहाँ पे 5 और यहाँ पे हुआ है हमारे पास 17। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखिए, फिर वही नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है। ये वाली लेफ्ट मोस्ट क्वांटिटी को हम लोग, लेफ्ट मोस्ट जो एलिमेंट है इसे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो पर यूनिट कॉस्ट है वो है 28, सप्लाई है हमारे पास 2 का, डिमांड है 8 का। अब सप्लाई अगर कम होती है, डिमांड ज़्यादा होता है, तो हम सप्लाई को ही सेचुरेट कर पाएंगे। 2 प्रोवाइड किया तो यहाँ पे हुआ 0। 8 में से अगर हमने 2 प्रोवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे 6 का। यहाँ पे हमने पूरी रो को क्या कर लिया है, एग्जॉस्ट कर लिया है। 28 पर यूनिट के साथ जो हमने क्वांटिटी अलॉट की है वो है 2 यूनिट्स की। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखिए, थर्ड वाले इटरेशन में अब हम लोग जाएंगे। अब थर्ड वाले इटरेशन में जाने के लिए हमने क्या किया है, तो देखिए, जो डेटा हमारे पास बचा था वो बचा था इक्वेशन में हमारे पास D2, देन उसके बाद हमारे पास बचा है D3, यहाँ पे है D4, यहाँ पे है S2, देन यहाँ पे S3, यहाँ पे जो कॉस्ट है वो है 28, 30, 45, 6, 40 एंड देन 10। यहाँ पे आ जाएगा सप्लाई, सप्लाई 12 एंड 16, यहाँ पे है डिमांड, डिमांड है यहाँ पे 6, 5 एंड 17। देखिए, क्योंकि हमारे पास जो मेथड है वो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, ये वाली जो पर यूनिट कॉस्ट है यहाँ से सिलेक्ट किया हमने नॉर्थ वेस्ट वाली एंटिटी से। सप्लाई है 12 का, डिमांड है 6 का, सेचुरेट किया तो यहाँ पे हुआ 0, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 6। ये वाला जो कॉलम है इसे हम लोग एग्जॉस्ट कर देंगे। 28 के साथ जो यूनिट आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा 6। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखिए, अब हम आएंगे फोर्थ इटरेशन पे। फोर्थ इटरेशन में हमारे पास बचेगा यहाँ पे, फोर्थ इटरेशन पे हमारे पास बचेगा D3, D4, यहाँ पे है S2, यहाँ पे बचेगा हमारे पास S3, क्वांटिटी है 30, 45 पर यूनिट, यहाँ पे 40, यहाँ पे 10। अब जब यहाँ पे आएंगे हम लोग सप्लाई पे, तो यहाँ पे 6 यूनिट का सप्लाई है, यहाँ पे 16 यूनिट का है। फिर हम लोग डिमांड लिखेंगे यहाँ पे, तो एक तरफ 5, फिर है हमारे पास 17। देखिए, अब यहाँ पे फिर वही जो नॉर्थ वेस्ट एलिमेंट है वो है 30 का, डिमांड है 5 की, सप्लाई है 6 का। 5 को हम लोग सेचुरेट करेंगे तो यहाँ पे होगा हमारे पास 0। 6 में से 5 एग्जॉस्ट किया है तो हमारे पास जो क्वांटिटी बचेगी वो बचेगी 1। ये वाला जो कॉलम है ये हम लोग कर देंगे क्लोज। यूनिट का अलॉटमेंट कर देंगे 30 पर यूनिट पे 5 का। फिफ्थ वाले इटरेशन में आएंगे अब हम लोग। अब देखिए, फिफ्थ वाले इटरेशन में
हमारे पास जो बचेगा वो एक ही कॉलम बच रहा है, वो कॉलम है हमारे पास D4। जो रो बच रही है वो बच रही है S2। इसके साथ बच रहा है हमारे पास S3। जो क्वांटिटी है वो है यहाँ पे 45। यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो है हमारे पास 10। यहाँ पे जो हेड है वो है यहाँ पे सप्लाई का। यहाँ पे आ जाएगा डिमांड का। यहाँ पे है यूनिट 17। यहाँ पे 1, देन यहाँ पे 16। ये वाली वैल्यू आ जाएगी नॉर्थ वेस्ट साइड में, अपर साइड में। सप्लाई है 1 का, 0 कैंसिल किया तो यहाँ पे बचेगा 16। ये वाले पॉइंट पे हमारा जो ये रो है ये भी कैंसिल हो जाएगा। जो अलॉटमेंट दिया है वो हमने दिया है 1 यूनिट का। आई होप इतना क्लियर होगा। अब इसके बाद देखिए लास्ट वाले जो इटरेशन है उसमें जाएंगे हम लोग। अब जो हमारे पास बच रहा है वो बचेगा D4। यहाँ पे बचा है S3। जो क्वांटिटी है वो है 10, सॉरी जो पर यूनिट है वो है 10। सप्लाई है हमारे पास 16 का। जो डिमांड है वो भी है हमारे पास 16 का। सेचुरेट किया, यहाँ पे हुआ 0 0। जो क्वांटिटी हमने दी है वो आ जाएगी यहाँ पे 16 की। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम लोग स्टेप 3 पे आते हैं। तो यहाँ पे है हमारे पास स्टेप 3। स्टेप 3 में हम लोग सॉल्यूशन बनाने के लिए जाएंगे। तो वो होगा हमारे पास इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि हमने कहाँ पे कौन कौन से अलॉटमेंट दिए। देखिए फर्स्ट वाले सिनेरियो में जो हमारा सबसे पहला इटरेशन था वहाँ का हमने अलॉटमेंट दिया था। वहाँ पे जो अलॉटमेंट था 17 पर यूनिट पे जो हमने अलॉटमेंट दिया था वो था 7 का। तो देखिए यहाँ पे 17 के साथ जो अलॉटमेंट दे देंगे हम लोग यूनिट का वो हो जाएगा यहाँ पे 7। सेकेंड वाले में देखिए यहाँ पे 28 पर यूनिट के साथ हमने जो अलॉटमेंट दिया था वो दिया था 2 का। तो यहाँ पे 28 के साथ हमने 2 यूनिट का अलॉटमेंट कर दिया। थर्ड वाला इटरेशन देखिए, थर्ड वाले इटरेशन में जो हमने अलॉटमेंट दिया था 28 के साथ वो अलॉटमेंट दिया था 6 का। तो यहाँ पे 28 के साथ 6 का अलॉटमेंट दिया। देन इसके बाद देखेंगे हम फोर्थ इटरेशन में, तो 30 के साथ हमने जो अलॉटमेंट दिया था वो 5 यूनिट का दिया था। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5। इसके बाद 45 के साथ हमने 1 यूनिट का दिया था। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 यूनिट। फिर इसके बाद लास्ट वाले देखेंगे आप इटरेशन में, तो 10 पर यूनिट के साथ जो हमने अलॉटमेंट दिया था वो कितने का दिया था 16 का। तो यहाँ पे जो अलॉटमेंट लिखा है हमने वो कितना लिखना है यहाँ पे 16। हमने एक सॉल्यूशन बना लिया है, सॉल्यूशन का मैट्रिक्स बना लिया है। स्टेप 4 अब हम सॉल्व करने के लिए जाएंगे। स्टेप 4 में हम लोग टेस्ट करते हैं रीजनरेसी का। तो यहाँ पे जो चेक होगा वो होगा रीजनरेसी चेक। रीजनरेसी चेक का मतलब है कि इसके आगे फर्दर सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है, या दूसरे शब्दों में ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रेजेंट है या नहीं है। अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है तो फिर हम मोदी मेथड या स्टेपिंग स्टोन मेथड से सॉल्व करते हैं, उसे हम लोग आगे की वीडियोस में देखेंगे। अभी यहाँ पे r + c - 1 हमारा एक फॉर्मूला होता है, इसमें हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास 3 रोज थी, 4 कॉलम्स थे। जब हमने -1 किया तो हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 6। दो कंडीशंस होती है इसमें। अगर हमारी r + c - 1 की जो वैल्यू होती है ये क्या होगी आपके पास ज़्यादा होगी, और जो हमारे अलॉटमेंट है, अगर जो हमारे अलॉटमेंट है वो कम होते हैं तो ये वाली जो पोजीशन होती है वो होती है डीजनरेसी की। डीजनरेसी का मतलब है कि अब इसके आगे सॉल्यूशन नहीं किया जा सकता है क्योंकि हमारे अलॉटमेंट ऑलरेडी कम है। दूसरा वाला जो सिनारियो होता है वो होता है यहाँ पे कि अगर हमारे r + c - 1 की जो वैल्यू है ये आती है आपके पास इक्वल आती है या कम आती है आपके अलॉटमेंट से, तो इसका मतलब है कि आगे जो पोजीशन है वो रीजनरेसी की पोजीशन है। दूसरे वाली जो कंडीशन होगी r + c - 1 के, दैट मीन्स कि अगर हमारे अलॉटमेंट ज़्यादा है या इक्वल है r + c - 1 के, तो फर्दर जो सॉल्यूशन है वो पॉसिबल है और वो जो कंडीशन होगी वो रीजनरेसी की होगी। तो देखिए हमारे क्वेश्चन में हमने जो अलॉटमेंट दिए हैं वो दिए हैं 6, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। तो यहाँ पे r + c - 1 इसकी वैल्यू भी 6 है, अलॉटमेंट भी हमारे 6 है। दैट मीन्स कि ये जो क्वेश्चन है इसमें जो हमारी पोजीशन रहेगी
वो है रीजनरेसी की पोजीशन। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखिए, अब हम मूव करते हैं स्टेप 5 में, जो हमारी लास्ट स्टेप है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है उसे निकालने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे। इसके लिए हम लोगों ने जो भी अलॉटमेंट किया है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 17 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 28 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे होगा 17 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 28 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर होगा हमारे पास 28 मल्टीप्लाई बाय 6, 28 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 5, 30 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 45 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 16 किया, तो जो अब हमारे पास टोटल आ जाएगा, तो 17 7 हो गया है 119 प्लस 28 2 हो गया है हमारे पास 56, 28 6 होगा हमारे पास 168, 35 होगा 150, 45 एंड देन 16 10 जो हो गया है वो हो गया है 160। एडिशन करेंगे हम लोग इन सब का, तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 8, फिर होगा यहाँ पे 9 6। तो जो टोटल जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई है हमारे पास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से, वो आ गई है 698 रुपीज़। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए, तो आपको ढूंढना ईजी रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।